डियर स्टूडेंट्स, समर वेकेशन के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें मैं आप सभी को क्लास 9th बीटीसी के लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और ख़ास यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, या कह सकते हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो चलिए अध्याय को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कोशिका क्या होता है। जैसा कि इस पाठ के इस अध्याय के शीर्षक में ही मैंने कहा है, जीवन की मौलिक इकाई, यानी कोशिका जो होता है वो जीवन की मौलिक इकाई होती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। देखिए, डेफिनेशन में हम बता सकते हैं कि जीवों के मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। हम दूसरा डेफिनेशन ये भी बता सकते हैं कि जीवन के मौलिक क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। अब जानते हैं कि ये जो है कोशिका क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कैसे हुआ। देखिए, अगर बात करते हैं तो जिस प्रकार से एक घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है एक के ऊपर एक ईंटों को सजाते हैं और इस प्रकार से एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार से बहुत सारे ईंटों को जो है हम असेंबल करते हैं, सजाते हैं और फिर जो है रूम बनता है, यानी कमरा बनता है और बहुत सारे कमरे जो हैं आपस में जुड़ते हैं और फिर जा कर के हमारा घर तैयार होता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी क्या होता है कि ईंटों के जगह पे बहुत ही छोटे छोटे संरचनाएं आपस में जुड़ी होती हैं, जो कि कोशिका होती हैं। तो कोशिकाओं के आपस में जुड़ने की वजह से क्या होता है कि ऊतक बनता है और ऊतकों के आपस में जुड़ने से अंग बनते हैं। जिस प्रकार से एक कमरा हो गया, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में एक अंग हो गया और बहुत सारे अंगों को मिलने से जो है अंग तंत्र बनता है और फिर बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके किसी एक जीव का शरीर का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार का एक घर होता है, उसी प्रकार से हमारा एक शरीर हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि संरचनात्मक इकाई जो है वो जिस प्रकार से घर में ईंट होता है संरचनात्मक इकाई, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में कोशिका है संरचनात्मक इकाई। अब दूसरा बात कर लेते हैं क्रियात्मक इकाई का। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर में चाहे हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम सांस ले रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी काम कर रहे हैं, इवन हम मूवमेंट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो ये सारा काम जो है, जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ, ओके, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं इसमें जो है माउथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये छोटे स्तर पर जब देखा जाएगा तो मेरा जो मुंह है या फिर वोकल कॉर्ड्स हैं या फिर दिमाग है, ठीक है, दिमाग तक का जो नर्व सेल्स हैं, ठीक है, जो कि मैसेज को लेके जा रहे हैं, वहाँ से लेके वापस ऑर्डर को लेके आ रहे हैं, तो ये सभी जो है काम छोटे स्तर पर देखा जाए तो वो जो है सेल कर रहे हैं। यानी कि काफ़ी अगर जा कर के उसको जूम कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर उसको काफ़ी डीप हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि रियल में जो है वो काम जो भी मैं बोलते समय कर रहा हूँ, वो सारा का सारा काम जो है वो कोशिका स्तर पे हो रहा है। ठीक है, चाहे वो एनर्जी का यूज करना हो या फिर एनर्जी को क्रिएट करना हो, रिलीज करना हो, मैसेज को पहुंचाना हो, या फिर जो ऑर्डर है उसको लेके आना हो, या फिर वाइब्रेट करवाना हो वोकल कॉर्ड, ये सारा काम जो है ये अगर मतलब बहुत ही डीप स्टडी किया जाए तो फिर हमें पता लगता है कि वो सेल के माध्यम से ही होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेल जो होता है वो क्रियात्मक इकाई होता है। तो आपने जाना कि क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है किसी भी जीव का उसका कोशिका। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो कोशिका होता है इसको मतलब देखिए, कोशिका के आधार पर हमने क्या किया है कि जीवों को 2 वर्गों में बांट दिया है। ठीक है, तो कोशिका नंबर ऑफ कोशिका के अकॉर्डिंग जीव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीव का मतलब हो गया ऐसा जीव जिसमें कि एक कोशिका है, यानी एक कोशिकीय जीव का मतलब हो गया एक कोशिका वाला जीव, ऐसा जीव जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका का बना हो, जैसे कि अमीबा हो गया, जैसे कि पैरामीशियम हो गया। उसी प्रकार से बहुकोशिकीय की बात किया जाएगा तो यहाँ पे देखिए, पहले आ रहा है बहु का मतलब बहुत,
ठीक है। तो बहुत सारा कोशिका वाला जीव को कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव, यानी कि एक ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना हो। एग्जाम्पल में हम लोग खुद ही आ जाएंगे, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि जो भी हैं, ये सभी जो बड़े बड़े हम लोग जो है जीव देख रहे हैं अपने आसपास में, ये सारे के सारे जो हैं बहुकोशिकीय जीव हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये आखिर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी, किन किन चीज़ों कहने का मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, यानी इनके अंदर में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि ये कोशिका का जो संरचना होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो, कोशिका जो होता है सबसे पहले तो उसके ऊपर में जो है झिल्ली होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसी को बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। और किसी किसी में क्या होता है कि कोशिका जो झिल्ली होता है ना, इस कोशिका झिल्ली के बाहर में, एक सेकेंड, ओके, तो ओके, हाँ, मैं बोल रहा था कि किसी किसी में क्या होता है कि ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के बाहर में क्या होता है कि एक मोटा सा और भी लेयर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। ओके, तो ये जो कोशिका भित्ति है ये एक्चुअली पौधों में पाया जाता है, यानी कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर में सेल वॉल पाया जाता है। हालांकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो ये आउटर कवरिंग हो गया। ओके, अब दूसरा जो होता है वो मिडिल वाला होता है। मिडिल करने का मतलब सबसे बीचों बीच में होता है। ठीक है, अब बीचों बीच में क्या होता है, देखो, अगर प्रोकैरियोटिक सेल रहता है तो उस कंडीशन में जो है न्यूक्लियोइड होता है, यानी कि कुछ केंद्रकाय होता है। ठीक है, अब ये जो केंद्रकाय होता है ना, ये क्या होता है, एक थक्का के जैसा जो है बीचों बीच में दिखाई देगा, जिसमें कि चारों तरफ से झिल्ली नहीं होगा। एग्जाम्पल में ये जो है बैक्टीरिया के अंदर में होता है। और दूसरा जो सेंट्रल पार्ट में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो है केंद्रक। तो केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें कि पूरी तरह से विकसित एक केंद्रक पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल उसको कहा जाता है जिसमें कि पूरी तरह से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। या कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल को कहा जाता है जिसमें कि झिल्ली वाले अंगक नहीं पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल उन सभी कोशिकाओं को कहा जाता है जिसमें कि झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में हम लोग एग्जाम्पल देंगे तो हम लोग के शरीर का जो भी सेल है, ठीक है, वो सारा का सारा एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर कीट हैं तो उनके भी जो सेल हैं वो भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो आपने जाना कि कोई भी जो सेल होता है उसके बाहर में एक मेम्ब्रेन होता है, और किसी किसी में क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अलावा भी एक लेयर होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। दूसरी बात हमने बताया है कि उसके मिडिल वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जो है या तो केंद्रक पाया जाएगा और नहीं तो उसमें जो है केंद्रकाय पाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, सबसे मिडिल वाला और सबसे बाहर वाला। अब इन दोनों के बीच का जो जगह होता है उसमें भी कई सारी चीज़ें भरी हुई होती हैं, जैसे कि पानी हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ में बहुत सारे जो है अंगक होते हैं। ठीक है, मतलब कि उसमें जो है फ्लूइड भर रहता है और फ्लूइड के साथ साथ जो है उसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम अंगक बोलते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि जो कोशिका द्रव्य है इसके अंदर में कौन कौन से अंगक होते हैं। तो देखो, ये जो साइटोप्लाज्म है यानी कि कोशिका द्रव्य, इसके अंदर में जो है एनिमल्स में जब बात करेंगे तो इसमें जो है आपका सेंट्रियोल्स पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। वहीं जब बात करेंगे हम लोग प्लांट में तो प्लांट में जो है प्लास्टिड पाया जाता है। इसके अलावा चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें जो है वैक्यूल्स पाए जाते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी या फिर कह सकते हैं गोल्जी एपरेटस पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अब ध्यान दो कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक्चुअली दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये इरेगुलर ट्यूब्स होती हैं, मतलब कि अनियमित नलियाँ होती हैं। ठीक है, अब चिकनी इसलिए बोल रहे हैं, यानी कि एक ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर में जो है उसके सरफेस पर जो है राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, तो ये चिकना हो गया। इस वजह से इसका नाम रखा जाता है SER, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, और दूसरा होता है एक ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर की मतलब जो इरेगुलर ट्यूब्स होती हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन इरेगुलर
ट्यूब्स यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कि इसका जो सरफेस होता है वो खुरदरा महसूस होता है, रफ महसूस होता है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें तो आपको समझ में आ गया है। अब ध्यान दें कि इनके काम के बारे में जो है मैं एक एक करके आप लोगों को बाद में यानी कि अगले क्लास में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।